हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम लोग विलियम चैप्टर का अभ्यास 2 पढ़ना शुरू कर चुके थे और लगभग प्रश्न हम लोगों ने अभ्यास 2 का सॉल्व किया था। उसमें से कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, 1 या 2। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और विलियम चैप्टर का अभ्यास 2 का प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन हम लोग करते हैं आंसर। तो प्रश्न क्या है? 2.5 m जलीय विलयन में विलय के मोल अंश की गणना कीजिए। तो मोललता याद है सभी को? मोललता किसे कहते हैं? तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। याद है? चलिए याद होगा ही। तो 2.5 m का क्या मतलब हुआ? तो 2.5 m का तात्पर्य है क्या तात्पर्य है भाई मेरे? तात्पर्य है कि 2.5 मोल विलय कुछ भी हो सकता है। विलय कितना? 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम क्या विलायक में। अब विलायक कौन है? विलायक यहाँ जल है। अब बोलो तो कैसे समझे? यार लिखा हुआ जलीय विलय। तो 1000 विलायक में उपस्थित है। तो क्या इसका आंसर करना है, हमको कैसे बनाना है? तो आपका क्या है फिर? तब विलय कौन है? विलय है 2.5, यानी विलय के मोल की संख्या कितनी हो गई? विलय के मोल की संख्या बराबर हो गया 2.5 मोल। तो विलायक बोले तो जल, तो जल के मोल की संख्या कितनी होगी? जल के मोल की संख्या बराबर हो गया दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो W कितना है? W है 1000 और जल का मोलर द्रव्यमान आप लोग को याद होना हो, लेकिन 18 होता है। याद है कि नहीं है याद? तो कोई बात नहीं याद है। तो अब ये 18 में भागा दीजिएगा तो 55.5 आ जाएगा आपका। ये क्या है? मोल। इतना। तो आपके पास मोल प्रभाज का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? पहले हम जान ले N1 माने जो कम मात्रा में है, तो ये 2.5 मोल है। फिर क्या है? N2 माने जो ज्यादा मात्रा में है, यानी 55.5 मोल हो गया। आपको क्या निकालना है? तो विलय के मोल अंश या मोल प्रभाज। तो विलय का क्या हो गया? N1 बटे N1 प्लस क्या N2 बैठाइए मान। तो N1 का मान कितना है? 2.5 मोल है। और फिर कहाँ है फॉर्मूला? यहाँ है N1 का 2.5 प्लस क्या है N2 कितना है? 55.5। तो पहले जोड़ दीजिए इसको, 2.5 हो गया और इधर जोड़िएगा तो 55.57, एक क्या हो गया? 58। समझे कैसे? देखिए 55.5 2.5 जोड़ दीजिए, 5 दूनी 10, 5 5 10, 1 बाकी बचा 5 2 7, क्या हो गया? 8 और इधर हो गया 5। तो 58 हटाइए 10 दे दीजिए। तो 5 बचे 25 और 2 बचे 10। ये दोनों को गुना कर दीजिए तो हो गया 5 बटे 58 गुना 116। भागा कर दीजिए, भागा तो आता ही होगा आप लोगों को। तो चलो ये हो गया आपका 116 से भागा। डेसिमल दिए, 0 दिए नहीं लगा, फिर 0 दिए 0, कितना बार में लगा? 4 बार में। 400 और 16 चला 64। तो 464 ये बच गया 6 और इधर हो गया 36। अब ये फिर 0 दिए तो लगभग 3 बार, यानी इसका उत्तर आएगा मेरे भाई 0.043। ठीक है, आपने समझा इसको? पहले क्या क्या मैंने? पहले यहाँ 2.45 m माने मोललता होता है। तो हम लोगों ने क्या किया? 2.5 m का तात्पर्य क्या हुआ कि 2.5 मोल विलय 100 ग्राम विलायक में उपस्थित है। ठीक है, तो विलय के मोल की संख्या कितनी हो गई? तो 2.45 मोल हो गया। जल के मोल, जल कौन है? जल है विलायक। तो जल के मोल की संख्या W बटे M फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नया वाशिंग मशीन। तो W कौन है? W है 1000 ग्राम और M कौन है? तो M तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 18। भागा दे दिया हम लोगों ने, 55.5 आ गया। ठीक है, तो N1 कहाँ है? 2.5 मोल। N2 कहाँ है? 55.5 मोल। अब आप लोगों ने निकालना है मोल अंश किसका? विलय का। विलय का मोल अंश का फॉर्मूला x1 बराबर N1 बटे N1 प्लस N2। तो N1 का मान कितना है? 2.5 है ना।
लिख दिए n1 2.5 और n2 का मान कितना है 55.5। फिर 2.5 हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद 58 आ गया। दशमलव हटाए, दशमलव हटाने के बाद ये एक जीरो दे दिए, तो 2 पचे 10 और 5 पचे 25। फिर 5 और ये दोनों को गुना किए, जो गुना किए 5 बटे 116 भागा कर दिए 0.043। ये आ गया आपका उत्तर। ठीक है यार। ₹20,000 का गोल्ड स्कोर एंड विन कॉन्टेस्ट में ये रहा आप। चलिए सर बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो सर अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। देखते हैं। ऐसे तो सेम यही है जो आप लोगों ने बनाया, सेम वही, सिर्फ उसका अंक में तब्दीली है, बस अंक परिवर्तित है, बाकी बनाने का तरीका सेम है जो मैंने प्रश्न संख्या 15 में बताया था। चलिए प्रश्न संख्या क्या हो गया 16। तो प्रश्न संख्या 16 क्या है 4.5 m जलीय विलयन में विलय के मूल अंश की गणना कीजिए। ये प्रश्न है और हम लोगों को उत्तर देना है इसका। तो पिछला जो आपने प्रश्न संख्या 15 पढ़ा है और प्रश्न संख्या 16 दोनों एकदम सेम है। अब चाहो तो खुद से भी बना सकते हो और नहीं चाहो तो हम बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं सॉल्यूशन। तो क्या हो गया, ये m का मतलब होता है मोललता। मोललता किसे कहते हैं, तो 1000 ग्राम में 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। तो 4.5 m का क्या तात्पर्य है, का तात्पर्य है कि 4.5 मोल विलय कितना 1000 ग्राम विलायक यानी जल, विलायक यानी कि क्या जल में घुला है या उपस्थित है। सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों को बनाना है। तो आपके पास n1 आ गया कितना, देखो थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं इसको, 4.5 मोल क्योंकि n1 माने विलय, और n2 आ गया। नहीं आया तो w बाय क्या होता है m, w कितना है 1000 और m कितना है, m है 18। जैसा कि जानते ही हो कि जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 18, भागा कर दिए कितना आ गया 10.5 मोल। चलो बनाते हैं। तो फिर विलय का मोल प्रभाज क्या होता है x1 बराबर n1 प्लस क्या n2। तो n1 का मान कितना है 4.5 बटे 4.5 छोड़ कितना 55.5, जोड़ो आप 4.5 और ये दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 60। क्या सही है ना, 55 4, हाँ ठीक है 60 आ गया। दशमलव हटाओ 0 दे दो सर। आइए तो 5 क्या हो गया 9 बचे 45 यानी 9 बचे 45 और 2 बचे 10। अब नहीं कटने वाला है, कटेगा यस 3 तिहाई 9 और 20 तिहाई 60। तो चलिए 3 बटे 40 करिए भाग। तो 3 में 40 से देना है भाग, दशमलव दिए 0 आ गया, फिर नहीं लगा 0 आ गया, कितना आ गया 4 7 28, 60 बार में 280। तो कितना बच गया 20, फिर 40 तो पक्का कट गया, 40 बचे 200 तो हो गया 0.075। चलो ये यदि आपको ये पीछे जैसा ही है, प्रश्न संख्या 15 और प्रश्न संख्या 16 दोनों एकदम क्या सेम है, आप दोनों एक जैसा ही बना सकते हो। और यदि आप समझ गए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए जल्दी से, हो गया ले लिया स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर प्रश्न संख्या अभ्यास संख्या 3 में। हाँ बढ़ेंगे अभ्यास 3 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका
तो देखिए अभ्यास 3 में पहला प्रश्न कौन, अभ्यास 3 में है सर पहला प्रश्न, निर्जलीय विलयन किसे कहते हैं। मैं लिखते हुए जा रहा हूं प्रश्न को। निर्जलीय विलयन, निर्जलीय विलयन किसे कहते हैं या क्या है ना। निर्जलीय विलयन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसका क्या उत्तर होगा। निर्जलीय माने जल रहित, जल हटा के। तो निर्जलीय विलयन हो गया कि वैसा विलयन जिसमें जल के अतिरिक्त कोई अन्य विलायक उपस्थित हो उसे निर्जलीय विलयन कहते हैं। लिखो पहले लिख लो, क्योंकि ये सब तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं पहले। देखो वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें जल के अतिरिक्त कोई अन्य विलायक, वैसा विलयन जिसमें जल के अतिरिक्त कोई अन्य विलायक उपस्थित हो उसे निर्जलीय विलयन कहते हैं, उसे निर्जलीय विलयन कहते हैं। हो गया, यानी जिसमें जल ना हो, ठीक है। तो निर्जलीय विलयन। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ठोस की द्रव्य में विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन में लिखो, ठोस की द्रव्य में विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो क्या आंसर होगा इसका। तो ठोस की द्रव्य विलयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो ठोस की द्रव्य विलयता बढ़ेगी कि घटेगी। तो ताप बढ़ाएंगे तो ठोस की द्रव्य विलयता बढ़ेगी। क्या आंसर कर सकते हैं, बढ़ती। क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बढ़ती। आंसर 3 नंबर प्रश्न है कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। ये सब आप चाहते तो स्वयं भी बना सकते थे। मैंने आपको सभी प्रश्न आपके जो कॉपी है जिसमें आप फेयर करते हैं सब मैंने दिखाया था। संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो संतृप्त विलयन क्या होता है कि वैसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर विलय की और अधिक मात्रा मिलाई नहीं जा सकती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे चीनी पानी में चीनी घोलते जाओ, एक समय ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद कर देगा पानी में, तो जिस समय बंद कर देगा उसको कहेंगे संतृप्त विलयन, और जब तक घुल रहा है उसे कहेंगे असंतृप्त विलयन। ठीक है, तो वैसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर विलय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और वैसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर विलय की और अधिक मात्रा मिलाई नहीं जा सकती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। चलो लिख लो, क्योंकि ये सब क्लास में पढ़ाया जा चुका है, इसमें ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं। तो संतृप्त विलयन लिख लीजिए। वैसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर, वैसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर विलय की और अधिक मात्रा, विलय की और अधिक मात्रा मिलाई नहीं जा सकती है, मिलाई नहीं जा सकती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए, असंतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर, वैसा विलयन जिसमें दिए गए ताप पर विलय की और अधिक मात्रा, विलय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है, विलय की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। चलिए
प्रश्न संख्या 4, ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर लिखिएगा। ठोस और द्रव चूंकि दोनों असंपीर्ण है, दोनों को दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए उत्तर हो गया कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 ये है, गैस की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? गैस की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? चलो, तो ये क्या कर रहा है? गैस की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या, ताप बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता घट जाएगी। तो कॉमन बात है, क्योंकि जब भी आप गर्म करते हो देखते हो गैस बाहर निकल जाता है, तो क्या हो गया देख सकते हो, घटता है। चलो नंबर प्रश्न संख्या 6, गैस की द्रव में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? 2 बार हो गया ये प्रश्न। गैस की द्रव में विलेयता पर ताप, तो इसको दाब करना, दाब ही होगा, वहां गलती से ताप लिखा गया। गैस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ाने से गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। इसी को तो हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी क्या बताता है कि जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक में दाब को बढ़ा के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला दिया जाता है, इसका मतलब यहां पर लिख सकते हो बढ़ता है। दिखाई दे रहा है सबको? नंबर 7, जल में नहीं घुलने वाली गैसों का नाम लिखें। जल में नहीं घुलने वाली गैसों का नाम लिखें। जल में नहीं घुलने वाली गैसों का नाम लिखें। कौन कौन गैस है जो जल में नहीं घुलता है जनरली? तो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन भी हल्का फुल्का घुलता है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, तो जल में नहीं घुलता। नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, गोताखोर किस रोग से पीड़ित होता है? गोताखोर, जो कि गोताखोर माने हो गया जो समुद्र के अंदर नहीं जाता, देखते होंगे समुद्र के अंदर जाता है गोताखोर, तो उसी गोताखोर की बात है। गोताखोर किस रोग से पीड़ित होता है? किस रोग से पीड़ित होता है? तो उत्तर हो गया कौन सा रोग किसको होता है? कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप, नहीं दे सकते चलो ठीक है। बेंट्स रोग से ये पीड़ित होता है। चलिए अब हम मिटाते हैं ऊपर से, देखिएगा सर अगले प्रश्न। बेंट्स रोग से पीड़ित होता है सर गोताखोर यदि वो गैस सिलेंडर ना ले जाए अपने साथ तो। चलिए तो आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, गोताखोर द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में कौन कौन सी गैस रहती है? सिलेंडर में कौन सी गैस
कौन सी गैस रहती है, प्रश्न है ये, प्रतिशत लिखिए, कितना प्रतिशत रहता है, कौन प्रतिशत लिखे। और कौन सी गैस रहती है सर, गैस रहती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हीलियम रहता है 11.7%, ऑक्सीजन रहता है 36.32%, और रेस्ट जितना बच गया वो कौन रहता है, नाइट्रोजन 56.2%। आपका क्या रहता है, 56.2% रहता है नाइट्रोजन। तो सब जोड़ दीजिए यहाँ से ये सब। तो ये गोताखोर 3 गैस, मतलब जो गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं उसमें 3 गैस रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, हीलियम का मिश्रण रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय तथा सोडा वाटर में कौन सी गैस उपस्थित है। शीतल पेय माने कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय तथा सोडा वाटर में कौन सी गैस उपस्थित रहती है, कौन सी गैस उपस्थित रहती है। सर इसमें गैस उपस्थित रहती है, चाहे कोल्ड ड्रिंक देखे चाहे सोडा वाटर देखे, सभी में गैस उपस्थित रहता है और उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते भी होंगे। नंबर 11, ऊंचाई पर रहने वाले लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। ऊंचाई पर रहने वाले लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। कौन सा रोग से पीड़ित होते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक रोग होता है जिसका नाम है एनॉक्सिया, और एनॉक्सिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं जहां जो ऊंचाई क्षेत्र पर रहता है उसमें खून में यानी ब्लड में ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो घट जाती है। कौन सी गैस जल में सबसे अधिक घुलनशील, ये सब ऑब्जेक्टिव है एक तरह से, कौन सी गैस जल में सबसे अधिक घुलनशील है, सबसे अधिक घुलनशील है, सबसे अधिक घुलनशील है। कौन सी गैस जल में सबसे ज्यादा घुल जाती है, उस गैस का नाम है अमोनिया, NH3। अमोनिया जल में सबसे अधिक घुलनशील होती है, और मैंने आपको क्लास में बताया भी होगा सबसे अधिक घुलने वाली गैस कौन सी होती है बाबू, तो अमोनिया होती है। आगे है कि SO2 और तथा H2 में कौन सी गैस जल में अधिक घुलनशील है। सिंपल है, SO2 तथा H2 में कौन सी गैस जल में अधिक घुलनशील, है। दोनों में कौन सी गैस ऐसी है जो जल में ज्यादा घुलती है। तो उत्तर तो बड़ा आसान है, सबसे ज्यादा घुलने वाला अमोनिया, उसके बाद कौन है, SO2 ही। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में जो गैस जल में ज्यादा घुलती है उसका नाम है SO2। चलो अभ्यास 3 भी हो गया, और लोग बढ़े अभ्यास 4 की ओर। चलिए सर अभ्यास 3 समाप्त, अभ्यास 4 प्रारंभ किया जाए। आइए चलिए अभ्यास 4 पढ़ने से पहले थोड़ा समय निकाल लेता हूँ, तब तक आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन लिख लीजिए। तब तक इंक भर लेते हैं थोड़ा। चलिए सर अब आगे हम लोग बढ़ा जाए हम लोगों को। अगला प्रश्न अभ्यास 4 से हम लोग करेंगे, ये यहां तक मिटा दें। चलिए सर अभ्यास 4,
तो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, वाष्प दाब पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो सिंपल है, घर में भी वाष्प दाब बढ़ाना है, कुकर का वाष्प दाब बढ़ाना है, क्या करते हैं? ताप बढ़ा देते हैं। तो वाष्प दाब पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने से वाष्प दाब क्या होता है? बढ़ता है। तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, बढ़ता है। ताप क्या करता है? वाष्प दाब को बढ़ा देता है। ओके। नंबर 2, जल एवं डाइइथाइल ईथर में किसका वाष्प दाब अधिक? जल एवं डाइइथाइल ईथर में, डाइइथाइल ईथर में किसका वाष्प दाब अधिक है? किसका वाष्प दाब क्या अधिक है? मैंने आपको बताया था, जिसका क्वथनांक कम होता है उसका वाष्प दाब अधिक होता है। जल का क्वथनांक ज्यादा होता है, डाइइथाइल ईथर का क्वथनांक क्या होता है? कम। इसका फॉर्मूला होता है C2H5O, डाइइथाइल। इसी को सुनाने से आपको बेहोश हो जाता है, और इसी का सुई दिया जाता था पहले, और इसका। तो अब कह रहा है कि जल और डाइइथाइल ईथर में किसका वाष्प दाब ज्यादा है? तो किसका वाष्प दाब ज्यादा है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा डाइइथाइल ईथर। ये सब मैंने क्लास में पढ़ाया है, आप देख सकते हो, वहां पर जाके कॉपी में सब लिखा होगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से डॉट डॉट होता है। शुद्ध विलायक का, कमेंट में लिखते जाइए तो उत्तर आता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से, विलयन के वाष्प दाब से क्या? उसके बाद नहीं कुछ लिखा हुआ, डॉट 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 होता है। क्या होता है? तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलयन के दाब से, वाष्प दाब से अधिक होता है। इसमें अधिक उत्तर कर दीजिए आप। नंबर 4 लिख रहे हैं ना, देखते जा रहे हैं। नंबर 4, राउल्ट के नियम का समीकरण लिखिए। राउल्ट के नियम का समीकरण लिखिए। समीकरण लिखिए। राउल्ट के नियम का समीकरण लिखिए, यही है ना? चलिए तो लिखिए, यहाँ लिखिए। चलिए जो है वही लिखिए। चलो, तो राउल्ट के नियम का समीकरण क्या है? P बराबर P0 x। P है विलयन का वाष्प दाब, P0 है शुद्ध विलायक या शुद्ध अवयव का वाष्प दाब, और x है मोल प्रभाव। चलिए नंबर 5, आदर्श विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए। चलो, आदर्श विलयन किसे कहते हैं? याद ही होगा आप लोगों को, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। लिख लो तो, देखो, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा बेंजीन तथा टॉलिन। बेंजीन तथा टॉलिन, है ना? बेंजीन तथा टॉलिन आदर्श विलयन किसे कहते हैं? वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया बेंजीन तथा टॉलिन। प्रश्न संख्या 6, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? जवाब दीजिए। अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। तो आदर्श विलयन का उल्टा कर दीजिए, हो गया अनादर्श विलयन। उदाहरण लिखिए। तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। लिख लीजिएगा। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं, है ना? इसका उदाहरण हो गया एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म।
एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म। चलिए कॉपी कर लीजिए। नहीं जिसका छूट जाता हो वो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए। इसमें क्या है, अब आप 2 बार 3 बार बोलेंगे यहाँ पर तो आपका भी प्लेट खत्म होगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। स्थिर क्वाथी किसे कहते हैं, है ना, मैंने पढ़ाया था एजोट्रॉप या स्थिर क्वाथी क्लास में। स्थिर क्वाथी को परिभाषित करें, स्थिर क्वाथी को परिभाषित करें क्या है, इसे कहते हैं स्थिर क्वाथी। तो 2 द्रवों का मिश्रण जो स्थिर ताप पर खौलता है, उबलता है, उसे स्थिर क्वाथी कहते हैं। याद है कुछ? 2 द्रवों का मिश्रण जो स्थिर ताप पर उबलता है, खौलता है, उसे स्थिर क्वाथी कहते हैं। ठीक, लिख लो। 2 द्रवों का मिश्रण, 2 द्रवों का मिश्रण जो स्थिर ताप पर, जो स्थिर ताप पर उबलता है, उबलता माने खौलता है, उबलता है, उसे स्थिर क्वाथी कहते हैं। 2 द्रवों का मिश्रण जो स्थिर ताप पर उबलता है उसे स्थिर क्वाथी कहते हैं। 7 प्रश्न हो गए। चलिए अब देखते हैं आगे 8वां, है ना। देखिए प्रश्न संख्या 8। क्या प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 8 तो था ही, ओ 7 में छूट गया, 7 प्रश्न है, लिख लीजिएगा। 7 नंबर, एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म किस प्रकार का विलयन